Okay. So now we have to prove that the change in acceleration due to gravity, it means the value of g due to spin rotation of earth, and whatever the essential terms required to understand this derivation and the terminologies we have already given to you. It means a centripetal force, tangential motion, comparison between linear motion versus circular motion, all these terms are clear. एट दिस स्टेज ऑल ऑफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। मुझे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे कई सारी बुक्स में इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, हम इसे बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है, और अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। आप सबको पता है कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन हुई। अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है। जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी घूमेगा। समझ में? तो मान लीजिए कि अर्थ के घूमने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा इमेजिनरी सर्कुलर पाथ बना रहा है। याद आ रहा है, मैंने बताया था कि जब फैन घूमता है तो उसकी चारों ओर एक इमेजिनरी सर्कुलर रिंग बन जाती है। ऐसी रिंग होती नहीं है कि आप जाके पकड़ लो लेना, कि मुझे इमेजिन होता है ना। तो ऐसे ही जब हम जहाँ खड़े हैं हम भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, हमें फील नहीं हो रहा। मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं ए। मान लीजिए ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। सो लेट, लिखना नहीं भाई, लेट एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, surface of earth, making angle lambda which is known as latitude angle तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये इस अर्थ के इक्वेटर के साथ में लैम्बडा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? और अर्थ के सेंटर को हम डिनोट करते हैं ओ से। किससे डिनोट कर देते हैं? ओ से। अब ओ ए क्या है? ओ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है? विच इज कैपिटल आर ई, या आर लिख दो सिर्फ। ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ओ से ए क्या है? अर्थ की रेडियस। वो जो अर्थ की रेडियस है जैसे जैसे मूव कर रहा है बेटे उसका एंगल चेंज हो रहा है, लेटीट्यूड लैम्बडा जी में। तो ये ऑब्जेक्ट और उसका मास कितना है? एम। तो उसका वेट कितना हो जाएगा? एम जी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? एम जी। बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम जी, बट ड्यू टू स्पिन रोटेशन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंज। लेकिन वेट का चेंज होने का मतलब क्या है? जी में चेंज होना, एम में नहीं, क्योंकि एम तो कभी चेंज। मास पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। यहां रहो, मून पे जाओ, प्लूटो पे जाओ, नेपच्यूनियन पे, जहां जाना है आप वहां चले जाओ, आपका मास चेंज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आ रहा है? चेंज क्या होगा? वेट, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो बदल जाएगा, उसे बोलेंगे इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट में क्या होगा? इफेक्टिव वेट इक्वल टू एम जी डैश। क्या होगा? बट ड्यू टू स्पिन रोटेशन of earth, acceleration due to gravity g will be changed to g dash. So hence effective weight of object at A
इफेक्टिव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं बस, ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम जी डैश, उसका वेट था कितना एम जी, लेकिन इफेक्टिव कितना होगा एम जी डैश, है ना समझ में जी। लेकिन हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि जी डैश है क्या, जी डैश की वैल्यू क्या है। जी की वैल्यू तो आपको पता है 9.8, लेकिन जी डैश की वैल्यू हमें नहीं पता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ए है वो एक इस सर्कल में, तो देखो तो एक सर्कल तो ये है, ये तो अर्थ का सर्कल है, जो पाथ बन रहा है इमेजिनरी उसकी रेडियस ये होगी ना, यस और नो। सो एपी इज वाज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इमेजिनरी। ये अर्थ याद आ रहा है, सीन याद करो भाई, ये ऐसा घूम रहा था, ये सन था, ये हमारा मार्कर क्या था अर्थ था समझ में, और ये ऐसा घूम रहा है। तो मैं इस पॉइंट से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो अर्थ की इस सरफेस पे एक इमेजिनरी सर्कल बन जाएगा, तो वो इमेजिनरी सर्कल ये था। सो एपी इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इसे मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ, किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल। नाउ एपी इज पैरेलल टू दिस लाइन, so if this angle is lambda then this angle will also be lambda। कौन से एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो मैथ्स आ गया भाई, बिना मैथ ठीक है, समझ में आता है ना, बोलते हैं याद आ रहा है, अल्टरनेट ठीक है। अब तो बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे अपने से, ठीक है। 9-10 का मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो भी गड़बड़ होगी, नहीं आता है तो फिर से बैठ जाओ 9-10 में, कोई बुराई नहीं है। तो ये लेमड़ा तो ये भी लेमड़ा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कर रहा है और इसे एक फोर्स लग रहा है बाहर, फेंक दो इसे, लेकिन एक फोर्स ने क्या कर रखा अंदर, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, ठीक है। सो centripetal force at point A is responsible for circular motion of object in spin rotation of earth। लेट्स सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, एफ सी इक्वल टू, बट वी नो दैट, अभी हाल पढ़कर आ रहे हैं हम, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू। अब ऐसा क्यों करा, बोले सर इस फॉर्मूले से खुशी नहीं मिल रही थी क्या, अरे नहीं मिल रही थी ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी भी कौन सी हुई, एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे लीनियर वेलोसिटी का कोई काम, तो मुझे ये हटानी पड़ेगी ना टर्म्स में, तो ये वैल्यू यहां रख दो भाई, क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम आर, अरे आया क्या, यस और नो, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई समझ में, यस और नो, समझ में, ये मोशन वो परफॉर्म कर रहा है समझ में, ये फोर्स इसके तरफ अंदर की तरफ कंटिन्यूस इसके ऊपर लग रहा है समझ में, जो इसे ये दिस फोर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइंग अलोंग ओए, ये ओए के अलोंग लग रहा है, अलोंग ओए, क्लियर, बोलो बेटा समझ में। अब जब ये अलोंग ओए हमारे पास एक फोर्स लग रहा है समझ में,
ये कंटिन्यूस फोर्स इसकी तरफ, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? समझ में, यानी अपोजिट तरफ उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। समझ में, तो दो तरह के हमारे पास में देखो, अब जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ पी ए या ओ ए पी। इन ट्रायंगल ओ ए पी अगर मैं ये वाला एंगल लैम्बडा ले लूं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी में कॉस लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी? कॉस लैम्बडा, अच्छा देखो भाई, यहां से सीखते हैं कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए इसकी लेंथ है एक्स, इसकी लेंथ है वाई, इसकी लेंथ है जेड। दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में ए बी सी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। आपको इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, साइन θ1, और इस ट्रायंगल से साइन θ2 बताओ, सोचो जरा। स्टॉप। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये यहाँ अप्लाई होंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा देन यू विल फेस प्रॉब्लम अपने। मैं यहाँ एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी नहीं आता है, इसका मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर ऊपर से पढ़ाते हैं ना उनका, क्योंकि समझते हैं कि भाई 10th पास आउट है, साइंस लिया है, तो ये बेसिक तो आता ही होगा। बट अगर किसी को नहीं आ रहा तो सीखो भाई इसको, लेकिन ऐसे पॉइंट्स में आपको जब नहीं आते तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साइन का जो साइन थीटा का फॉर्मूला हमेशा जो पढ़ाया जाता है, वो जो सभी टीचर जो पढ़ाते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, समझ में, और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यहाँ सिर्फ साइन थीटा लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा। लेकिन परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? हमें हमेशा क्या लगता है कि ट्रायंगल में ये वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दिस इज रॉन्ग। द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। अपोजिट, समझे? अपोजिट का मतलब वहां पे परपेंडिकुलर से है। कौन सा परपेंडिकुलर? एंगल के जिसके रिस्पेक्ट में, मुझ में अभी देखो यहाँ पे θ1 देख रहे हैं, तो θ1 के सामने वाली साइड ये है, ये नहीं है, ये तो उसके पड़ोसी हैं। सामने वाली, बाजू वाली नहीं। किस पे फोकस करना है? सामने वाली। ठीक, बाजू वाली तो बहन होती है, ठीक है। आपको कहाँ देखना है? सामने वाली। है भाई, ये θ1, ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? ये और ये, तो साइन θ1 का फॉर्मूला क्या बन गया? x बाय जेड। क्या बन गया? x बाय जेड। अब θ2 से अगर देखोगे बेटा, तो ये बन गया है परपेंडिकुलर, यानी y, और z तो वही है हाइपोटेनियस। तो आंसर क्या आ गया? y बाय z। आया क्या समझ में? यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना था कि ये वाले लेम्बडा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ओपी क्या है? परपेंडिकुलर। ओपी क्या है? एपी क्या है? बेस। ओए क्या है? हाइपोटेनियस। कॉस लेम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है? एपी। हाइपोटेनियस कौन है? ओए। एपी कौन है? स्मॉल आर। ओए कौन है? कैपिटल आर। सो स्मॉल आर इक्वल टू और कॉस लेम्बडा। अरे आया क्या? ये वैल्यू कहां रख दो? इसके अंदर। ये स्मॉल आर की वैल्यू में आ जाएगा ना, यहां पे रख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सर नो,
ये स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास आ गई समझ में। जैसे आप ये रखोगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बन जाएगा समझ में। सो आपका फॉर्मूला बन गया एफ सी इक्वल टू, देखो एम ओमेगा स्क्वायर को साइड में रख देते हैं, अभी आर की जगह हमने रख दिया आर कॉस लेम्बडा, तो एफ सी इक्वल टू हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेम्बडा, हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स क्या हो रहा है, ये फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, ये फोर्स हमें अंदर की ओर खींचेगा। सो यहाँ से जब हम ये, तो देखो भाई यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कॉस स्क्वायर लेम्बडा, क्या करता हूँ, सो कॉस स्क्वायर लेम्बडा यहाँ पे रख रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर लेम्बडा के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो बात समझ में आ रही है। जब ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है उन्हीं में, तो एक कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, आप सबको पता है, अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसे मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का और इधर फोर्स लगा रहा हूँ 6 न्यूटन का, तो बताओ वो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 4, 10 इधर खींच रहे हैं 6 इधर खींच रहा है तो 4, और 4 न्यूटन से इधर जाएगा 4 न्यूटन से। इस ऑब्जेक्ट पे चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है, तो mg को बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये वो फोर्स है, ये वो होना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mg, ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला है। तो दो फोर्स लग रहे हैं ना ऑब्जेक्ट पे, एक फोर्स लग रहा है mg और एक फोर्स लग रहा है एम आर, मतलब इसको ऐसा लिख दूं एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्बडा, दो फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स आपने क्या करा 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो ऐसे ही नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्बडा, है या नहीं, निकलेगा, कुछ बात समझ में आ रही है समझ में। ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आपको करना क्या है, देखो लेट एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मेकिंग एन एंगल लेम्बडा, ठीक है, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड एंगल। सो ओ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू आर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एम जी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक फोर्स हो गया जो उस पर लग रहा है, बट ड्यू टू स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ जी विल बी चेंज टू जी डेज। सो इफेक्टिव वेट ऑब्जेक्ट, इफेक्टिव वेट मीन्स इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव फोर्स कितना हुआ था, जैसे यहाँ पे 10 माइनस 6, ऐसे यहाँ इफेक्टिव फोर्स क्या होगा एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस फलाना, ऐसा में। फिर हमने यहाँ पे ये पूरा लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट ए, ये इतना फोर्स लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है एम जी और एक लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्बडा, ये दो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आई, कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स। तो पहले आप इतना पूरा नोट करोगे और में ये पूरा नोट करने के बाद में आपको इफेक्टिव फोर्स यानी इफेक्टिव वेट या इफेक्टिव फोर्स वो हम निकाल के देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के इस पॉइंट को नहीं लिख लेना, ये सिर्फ आपको रिवीजन के लिए, बट जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। मतलब यही फिगर रखना और tan थीटा 1 का फॉर्मूला निकालो, cos थीटा 1 का, tan थीटा 2 cos थीटा 2 इसमें। और आपको अगर अभी भी नहीं आ रहा तो अपने कलीग से पूछो, उससे हेल्प ले लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट यानी अपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसको डेरिवेशन के साथ में लिख नहीं लेना, ये आपके रिवीजन के लिए था, आपको समझाने के लिए था। टू टाइप ऑफ फोर्स at point A, two type of force are applied on object of mass m.
ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, समझ में, ठीक है। ये एक फोर्स जो अंदर की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, समझ में, जो था हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। बाहर की तरफ जो ले जा रहा है वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा, समझ में, जो उसको सो इस ऑब्जेक्ट पे एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, 2 फोर्स ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, समझ में। सो उसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, समझ में। एक फोर्स उसके खुद के वेट का यानी एम जी, समझ में। सो नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव वेट। नेट फोर्स मीन्स, सो इफेक्टिव वेट नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कितना हो जाएगा, एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। लेकिन एम से एम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। और यही हमें क्या करना था, समझ में। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस तो इंटरेस्टिंग अब शुरू हुआ है, ना समझ में। अभी ये ऑब्जेक्ट ना तो पोल पे था ना इक्वेटर पे, लेकिन मान लो यही ऑब्जेक्ट, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। मान लो ये ऑब्जेक्ट पोल पे चला गया, हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंगल, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें केस 1 एट पोल, जब कोई ऑब्जेक्ट पोल पे चला जाता है ऐसे 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 जाएगा, तो लेमड़ा कितना हो जाएगा, पोल पे लेमड़ा 90 डिग्री हो जाएगा ना। लेमड़ा क्या है, वो एंगल जो इक्वेटर के साथ बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एट पोल लेमड़ा इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, याद है कि नहीं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये किसकी वैल्यू है, साइन 30, 45, 60, 90। ठीक है। अब इसका क्या कर दो उल्टा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0 नीचे आ जाएगा ना देवी, साइन 90 की वैल्यू, तो मतलब कॉस 90, सो कॉस स्क्वायर लेमड़ा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, मान लीजिए ये इक्वेशन ए है, या इक्वेशन इसको नाम दे दें P। सो इन इक्वेशन P क्या चेंज आएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी मतलब पोल पे वेट में कोई चेंज नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट का वेट में, अभी देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है सपोज 1 किलो का, 1 किलोग्राम का है, 10 ग्राम का है या 1 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कितना हो जाएगा वेट, 9.8। अगर उसका मास 1 किलो है तो वेट कितना हो जाएगा 9, तो पोल पे तो 9.8 ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे ले आए
तो इक्वेटर पे लेमड़ा क्या हो जाएगा 0, और कॉस लेमड़ा क्या होता है कॉस 0 1, ठीक है। सो केस 2 एट इक्वेटर लेमड़ा इक्वल टू 0 डिग्री। सो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी लेमड़ा 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू, सो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू 9.8 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे 9.8 से कम आएगी ना, तो 9.8 से कम मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ना। मतलब ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ होता है पोल पे, और मिनिमम कहाँ होता है इक्वेटर पे। आया समझ में, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो मुझे में, यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया और उसके 2 केस भी हो गए, एट पोल एंड एट इक्वेटर। पोल पे ऑब्जेक्ट के वेट में कोई चेंज नहीं आता, द apparent weight and actual weight both are same, but at equator the actual weight of object यानी apparent weight is less than the actual weight, उससे क्या होगा ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आने लगेगा चेंज आएगा उसमें इक्वेटर पे, है ना उसमें। तो इसको नोट कर लो, ये यहाँ पे डेरिवेशन खत्म और 2 केस। Now, but most important and interesting topic of spin rotation, which is known as condition of weightlessness. weightlessness का मतलब किसी का वेट 0 हो जाना, मास 0 नहीं। वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा W इक्वल टू एम इंटू जी। अगर मैं किसी का बोल रहा हूं कि वेट 0 है और मास कभी 0 नहीं होता, तो क्या 0 हुआ होगा जिससे वेट 0 हो गया जी, ग्रेविटी 0 हो गई। अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो वेट क्या हो जाएगा 0, और अगर आपका वेट 0 हो जाए, इतना कम हो जाए कि हवा से भी आप उड़ सको, तो क्या करने लगोगे फ्लाई होने लगोगे ना, ऐसे फूंक मारी हो भाई, हाँ या नहीं मुझे। तो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस का, द वर्ड वेटलेसनेस मीन्स द वर्ड weightlessness means W equal to 0 but mass is not 0। आएगा समझ में, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, W equal to 0 only and only when G is 0, acceleration due to gravity is 0, because mass can never be 0। समझ में आया, G की वैल्यू 0 कब होगी इस इक्वेशन में देखो, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होती पोल में तो, लेकिन इक्वेटर ही एकमात्र ऐसा एरिया है अगर R ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 9.8 हो जाए, मतलब इन दोनों की बराबर हो जाए, तो 9.8 माइनस 9.8, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब हमें आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी चाहिए 9.8, मतलब जी। सो इसे नाम देते हैं इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन देना, चलो भाई फर्स्ट लें, ठीक है। अभी पी नाम दिया था मैंने, वो क्यों आना था जो भी है। सो from equation of spin rotation at equator क्या है, G डैश इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर if R omega square equal to G, then G dash will be 0. This is known as condition of weightlessness.
आया समझ में? कब हमें वेटलेसनेस फील होगा? जब इक्वेटर पे, पोल पे नहीं होगा, इक्वेटर पे ही हो सकता है ये। पोल पर मतलब वेटलेसनेस कहाँ आ सकता है? इक्वेटर पे है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, पोल पे नहीं आ सकता, क्योंकि पोल पे तो आप कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि जी डैश की वैल्यू हमेशा जी रहती है और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट है 9.8। तो यहाँ अगर मैं लेकिन माइनस कर सकता हूँ, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है माइनस करने का। सो कंडीशन ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्पिन रोटेशन। इफ आर ओमेगा स्क्वायर जी देन वेटलेसनेस विल बी ऑकर्ड। बट क्वेश्चन तो कुछ और आया था। क्वेश्चन क्या आया कि अर्थ ऐसी कितनी तेजी से घूमने लगे, अर्थ का टाइम पीरियड ऐसा क्या हो जाए कि वेटलेसनेस आ जाए। ठीक है, छींकने पे भी सब उड़ने लगे, ऐसा कब होगा? जब वो बहुत तेजी से, कैसे वो बहुत तेजी से कब घूमने लगेगी ना, तो वो देखना है हमें। ठीक है, सो ये कंडीशंस नोट कर लो, फिर हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। नाउ पुट अप हेडिंग टाइम पीरियड ऑफ वेटलेसनेस। टाइम पीरियड ऑफ वेटलेसनेस का मतलब अर्थ का टाइम पीरियड अभी क्या है स्पिन रोटेशन का? 24 आवर। कितना आवर है? 24 आवर में अर्थ अपने एक स्पिन पर घूम लेती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? देखो एम मत भूलो, हम चाहते हैं कि जी डैश की वैल्यू 0 आ जाए। क्या आ जाए? जी डैश की वैल्यू 0 तब आएगी जब आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे लिख दूं फॉर वेटलेसनेस आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी, बट वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अरे पढ़कर आए ना हम, कहाँ पढ़ा? सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी में एक रोटेशन 2π/t पढ़ा ना। ये वैल्यू यहाँ रख दो क्या? ये यहाँ रख दूँ? क्यों रख दे सर? अरे निकालना क्या है? तो फॉर्मूले में टाइम तो चाहिए ना। ठीक है, रख दें यहाँ पे इसको उसमें। तो ये वैल्यू जैसी यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। या मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देता हूँ। देखो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g/r, ऐसा लिख दूँ? ये ज़्यादा इजी होगा ना। ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g/r। सो ओमेगा की जगह लिख दूँ मैं 2π इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं t का कुछ फॉर्मूला बना सकता हूँ यहाँ से? t इक्वल टू क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ r/g। इन्वर्स कर दूं, ये t यहाँ आ जाए। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, आप समझो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर रूट ऑफ r। सो मेरे पास t का फॉर्मूला बन गया t इक्वल टू, ये यहाँ चला गया 2π स्क्वायर रूट ऑफ r/g। लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? अब यहाँ से मैथ्स वालों का रोल होता है, मतलब कैलकुलेशन। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बट आपको कैलकुलेशन। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ई की वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू है 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो सही आंसर आएगा। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 2π की वैल्यू तो रख ही लो कि आपको पता है 2π की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। क्या निकल जाएगा? t निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में। किस में आएगा? उसको आपको किस में चेंज करना है? आवर में। जब आवर में चेंज करोगे तब, यानी आफ्टर कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, t इक्वल टू आएगा 1.4 आवर। नहीं समझे? मतलब अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर से चेंज हो गया, कितना हो गया? मतलब हर 1.5 घंटे में दिन रात
फिर दिन फिर रात, कितना मजा है मुझे। ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर सुबह था, केमिस्ट्री का लेक्चर रात में था, फिर हर 1.4 आवर में क्या हो रहा है, डे नाइट डे नाइट डे नाइट। ठीक है, जो पोल पे रह रहा है उसको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो इक्वेटर पे रह रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये सब उड़ने लगेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट फ्लाई होने लगेंगे। मतलब अर्थ इतनी फास्ट रोटेट कर रही है ना, ऐसा तभी होगा ना जब अर्थ क्या कर रही हो, फास्ट, समझ में, जब अर्थ बहुत फास्ट घूमने लगे और उसका टाइम पीरियड 1.4 आवर हो जाए, तो इक्वेटर पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इक्वेटर वाले, वो सब उड़ने लगेंगे, स्टार्ट बिकम फ्लाई। अरे कुछ समझ में आया क्या, समझ में क्लियर है, समझ में। सो यहाँ तक सारा नोट करना है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, स्पिन रोटेशन, वेटलेसनेस, ये 11th बोर्ड में नहीं है, कहाँ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आपको ये जानकारी होना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उसमें आता है ना, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशंस कभी कभी आती है, तो हमें ये कंडीशंस पता होना चाहिए। आपको डेरिवेशंस याद नहीं करना है, मैंने जो इतना आपको सारा ये सिखाया है, ये उसका मेन पर्पस ये इक्वेशन थी, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, दिस एंड दिस पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स के लिए ही हम सबको जितना पढ़ा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, मुझे में इसको याद कर लो। आपको पता चलेगा कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ एक पार्ट हमारा ग्रेविटेशन का ख़त्म हो जाता है। अब इस पे बेस हमें फाइनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आपका न्यू टॉपिक शुरू होगा, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको इंट्रोडक्शन में पढ़िए, उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, है ना, ठीक है। मतलब उसको रीड करके रखिएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।